पिछले वीडियो में अपन ने एबायोटिक फैक्टर जो है सोइल के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसी कड़ी में अगले अजैविक कारक यानी एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर यानी तापमान के बारे में चर्चा करेंगे। तापमान एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय अजैविक कारक है, यानी ये इम्पोर्टेंट एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर है और पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीव तापीय वातावरण में रहते हैं। ये सब हम जानते हैं इस तरह से कि जो जितने भी जीव हैं वो जो तापीय वातावरण है उसके अंतर्गत रहते हैं। तापमान जंतुओं की जैविक तथा उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करता है। टेम्परेचर जो है जितने भी एनिमल्स हैं उनकी मेटाबॉलिज्म और जो अन्य जो जैविक क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, उन सबको इफेक्ट डालता है, उनपे उनको प्रभावित करता है। तापमान से जंतु की वृद्धि तथा वितरण प्रभावित होता है। तो टेम्परेचर द्वारा एनिमल्स की ग्रोथ, उनका जो डेवलपमेंट है वो और उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो तय होता है, वो निर्धारित होता है। तापमान सीमाकारी कारक का कार्य भी करता है, यानी ये जो है कुछ जंतुओं के लिए इसके जो टेम्परेचर की जो सहने की सीमा है वो अलग अलग होती है। यानी प्रत्येक जंतुओं में टेम्परेचर के सहने की जो लिमिट है वो अलग अलग होती है। कुछ जंतु जो है लोअर टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर तक रहते हैं, कुछ मॉडरेट टेम्परेचर रहते हैं। तो तापमान जंतुओं के लिए सीमाकारी कारक का कार्य करता है। तापमान अन्य जैविक कारकों जैसे आर्द्रता, वायु के साथ इंटरेक्शन कर प्राणियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है उनको प्रभावित करता है, उनकी जो हर एक्टिविटीज है उनको प्रभावित करता है। अब हम बात करेंगे तापीय ऊर्जा विनिमय। तापीय ऊर्जा विनिमय, जंतु तापीय ऊर्जा युक्त वातावरण में पाए जाते हैं। ये पहले ही मैंने बताया था, जो एनिमल्स हैं तापीय ऊर्जा युक्त वातावरण में पाए जाते हैं। प्राणी तथा वातावरण के मध्य, यानी वातावरण और जो जंतु हैं उनके मध्य ऊर्जा का निरंतर विनिमय होता रहता है। यानी ऊर्जा जो है प्राणी से वातावरण में और वातावरण से प्राणी में, इस तरह का जो क्रम है वो चलता रहता है। विनिमय जो है, आदान प्रदान है, वो चलता रहता है, जिससे उष्मा की प्राप्ति तत्समय में साम्य बना रहता है। यानी जो एनर्जी जो है वातावरण से एनिमल्स को प्राप्त होती है उस केस में, और उस केस में जो है एनिमल से वातावरण में चली जाती है। इस तरह से जो है उष्मा का जो साम्य है वो इक्विलिब्रियम में जो है बना रहता है। अर्थात वातावरण द्वारा अवशोषित ऊर्जा, वातावरण से जो ऊर्जा अवशोषित होती है, तथा उपापचय, उपापचय से जंतुओं की उपापचय क्रिया द्वारा, उपापचय द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का मान जीवों के शरीर में संचित ऊर्जा और शरीर में नष्ट हुई ऊर्जा के मान के बराबर होता है। कहने मतलब है कि वातावरण द्वारा अवशोषित ऊर्जा और उपापचय से उत्पन्न ऊर्जा का मान जीवों के यानी जंतुओं के शरीर में संचित ऊर्जा और शरीर में नष्ट हुई ऊर्जा, शरीर में भी जो एक्टिविटीज होती रहती है उनमें ऊर्जा क्षय होता है, तो उस जो ऊर्जा नष्ट हुई ऊर्जा के मान के बराबर होना चाहिए। उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा का स्थानांतरण विकिरण जो है उसका क्या सोर्स है? प्रकाश, संवहन, यानी संवहन का मतलब हुआ उष्मा जो है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में किस तरह से स्थानांतरित होती है। संवहन एवं संचालन, संचालन मतलब जैसे तरल में या गैस में किस मीडियम से जो है एनर्जी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है, संचालन जो है होता है। उष्मा का स्थानांतरण प्राणी तथा वातावरण के तापीय अंतर पर निर्भर करता है। यानी उष्मा जो है वो वातावरण में ज्यादा है, एनिमल्स में कम है। आज हम बात कर रहे थे उष्मा का स्थानांतरण प्राणी और वातावरण के तापीय अंतर पर निर्भर करता है। यानी शरीर, जंतु के शरीर का जो ताप है और वातावरण का ताप है उसमें जो अंतर है उस पर निर्भर करता है। यानी वातावरण का अगर तापमान ज्यादा है तो वो वातावरण से जंतु में, और जंतु में ज्यादा है वातावरण से तो जंतु से वातावरण में स्थानांतरित हो जाता है। इस तरह से जो एक तरह से विनिमय होता रहता है। ये पहले हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे झीलों और समुद्र में तापीय परिवर्तन स्तरीय वातावरण की तुलना में धीरे व कम होता है। तो हमने ये देखा है कि जो झील है, समुद्र है, इनका जो तापमान है और इसमें जो तापमान में जो परिवर्तन होता है तो वो स्तरीय वातावरण के बजाय क्या होता है? धीरे होता है, स्लो होता है, उसकी रेट स्लो होती है। कहने का मतलब ये है जैसे पानी जो है धीरे धीरे गर्म होएगा
और धीरे धीरे ही ठंडा होएगा। लेकिन जो स्थल है, जो मिट्टी है, वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो कहने का मतलब है झील या समुद्र, यहाँ का जो तापमान है, इनका जो तापमान है वो जो है धीरे धीरे जो है कम होता है और धीरे धीरे ही बढ़ता है। अब हम बात करेंगे ताप सहनशीलता के परास, यानी रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ टेम्परेचर। जो तापमान है उसके सहने की सीमा क्या है? प्रत्येक सजीव के लिए तापमान की सहनशीलता की जो परास है, जो रेंज है, वो अलग अलग पाई जाती है, भिन्न होती है। और इस परास के आधार पर हम जंतुओं को अलग अलग श्रेणी में बांट सकते हैं। जैसे यूरीथर्मल एनिमल्स। यूरीथर्मल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें तापमान के सहने की जो परास है वो लंबी होती है, यानी ये जंतु वृहद परास वाले जीव होते हैं। दूसरे वे जंतु होते हैं जिनकी तापमान सहने की परास है वो कम होती है। इन जंतुओं को बोलते हैं स्टेनोथर्मल एनिमल्स। तो सभी सजीवों में उपापचय क्रियाएं एक निश्चित न्यूनतम तापमान पर प्रारंभ होती है। सजीवों में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो एक निश्चित न्यूनतम तापमान पर प्रारंभ होती हैं और जो ही धीरे धीरे तापमान बढ़ता जाता है ये एक्टिविटी बढ़ती जाती है। और जब तापमान जो है एक सहनशील सीमा, जो टॉलरेंस रेंज है, उससे अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जो उपापचय क्रियाओं की जो रेट है वो वापस स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो हमने क्या बात की? सभी सजीवों में उपापचय क्रियाएं एक निश्चित न्यूनतम तापमान पर प्रारंभ होती है। तापमान बढ़ने पर ये जो उपापचय क्रियाएं ये बढ़ जाती है, यानी इनकी रेट जो है बढ़ जाती है। लेकिन अधिकतम तापमान के बाद ये उपापचय क्रियाएं जो है, इनकी जो क्रियाविधि है जंतुओं की, वो धीरे धीरे वापस कम होने लगती है, उपापचय रेट जो है डाउन हो जाती है। टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज, तो सहनशीलता की जो रेंज है उसके आधार पर हम जो है 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं: मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज। मिनिमम टेम्परेचर रेंज जो है वो रेंज होती है जिसमें जंतु अधिकतम समय जो है एक निश्चित न्यूनतम तापमान में अपने जो है जीवन की जो क्रियाएं क्रियाविधि जो है संपन्न करता है। लेकिन जो न्यूनतम तापमान है उससे भी अगर कम तापमान हो जाए तो उसकी क्रियाविधि जो है पोज हो जाती है, रुक जाती हैं, उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से ऑप्टिमम जो है टेम्परेचर एक्टिविटीज, ये जो है एक न्यूनतम मध्य तापमान होता है, तो 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के मध्य का तापमान होता है। इसमें जंतु जो है, जंतु की जो क्रियाविधि है वो सुचारू रूप से संपन्न होती है, अच्छी तरह से चलती है। जंतु की जो उपापचय क्रियाएं हों, उसकी जो प्रजनन क्रियाएं हों और जो गतिविधियां हों, सभी जो क्रियाएं हैं वो अच्छी तरह से संपन्न होती हैं। इसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए जंतु का टेम्परेचर जो है सहने की सीमा 10 से लेकर 48 डिग्री है, तो ये 48 डिग्री तक तो जंतु है अपनी क्रियाविधियों को सामान्य रूप से संचालित करेंगे। लेकिन 47 या 48 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ये क्रियाविधि वापस जो है पॉज हो जाती है, वापस रुक जाती हैं, वो कम हो जाते हैं, धीरे धीरे वापस रुक जाती हैं, यानी जंतु के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे तापमान सहनशीलता के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण, यानी जो जंतु है वो टेम्परेचर को उनकी सहने की जो सीमा है उसके आधार पर जो है उनका क्लासिफिकेशन उनको अलग अलग श्रेणियों में कैसे बांट सकते हैं। तो इस आधार पर जंतुओं को मोटे तौर पर हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है पोइकिलोथर्मल एनिमल्स या एक्टोथर्मल एनिमल्स। पोइकिलोथर्मल या एक्टोथर्मल एनिमल्स, इनको अपन कहेंगे शीत रुधिरधारी जंतु। शीत रुधिरधारी जंतु यानी ये वो जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान में परिवर्तन के साथ ही बदलता रहता है। यानी जैसे ही वातावरण का तापमान बदलता है इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बदलता है। इस तरह का जो एनिमल्स हैं वो सामान्यतः जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें ज्यादा होते हैं। यानी ये जो शीत रुधिरी प्राणी और एम्फीबियन जो है ये जंतु सभी पोइकिलोथर्मल श्रेणी में सम्मिलित किए गए हैं। दूसरी जो श्रेणी है वो होम्योथर्मिक एनिमल्स। होम्योथर्मिक एनिमल्स को गर्म रुधिरधारी जंतु भी कहा जाता है और ये वो जंतु होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर स्थिर होता है, फिक्स होता है। जैसे मनुष्य और बर्ड्स की बात करें तो तापमान, जो वातावरण का जो तापमान है वो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इन जंतुओं के शरीर का तापमान फिक्स होता है, क्योंकि इन जंतुओं के शरीर में जो ऊष्मा का उत्पादन है वो शरीर की उपापचय क्रियाओं द्वारा होता है। तो शरीर की जो उपापचय क्रियाएं हैं वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं
वो भले ही वातावरण में तापमान जो है कम या ज्यादा होता रहे, उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जंतु कहलाते हैं होम्योथर्मिक या गर्म रुधिरधारी जंतु। इनको एंडोथर्मिक एनिमल्स भी कहा जाता है। अब हम बात करें तीसरी श्रेणी हीट्रोथर्मिक एनिमल्स, विषमपोषी या विषम तापीय जंतु। विषम तापीय जंतु जो है पोइकिलोथर्मल और होम्योथर्मल दोनों का एक तरह से मिक्सचर मान लीजिए आप, क्योंकि ये वो जंतु होते हैं जो जिनकी इनिशियल स्टेज, जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था है या लार्वल जो अवस्था है वो जो है पोइकिलोथर्मल प्रकार की होती है, यानी वातावरण के तापमान, वातावरण का जो तापमान है उसमें परिवर्तन के साथ ही इनके शरीर का तापमान भी परिवर्तित होता रहता है। लेकिन एक समय पश्चात यानी अडल्ट फेज में ये जो है होम्योथर्मल स्टेज में आ जाते हैं, यानी बॉडी का टेम्परेचर इनका ज्यादा परिवर्तित नहीं होता, एक तरह से स्थिर जैसा ही रहता है। तो ये इस तरह की एग्जांपल जो है हेट्रोथर्मिक एनिमल्स की एग्जांपल भी हम एनिमल्स में विशेष तौर से इंसेक्ट्स में देखते हैं। अब जो है टेम्परेचर का एनिमल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उपापचय पर प्रभाव। तो ये बात हमने पहले भी की है कि जो ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है उपापचय की जो रेट है वो बढ़ती जाती है। और ये जो जंतु हैं पोइकिलोथर्मल, इनका मतलब है कि वातावरण का अगर तापमान बढ़ रहा है तो इन जंतुओं का तापमान बढ़ रहा है, तो इनका मतलब है कि वातावरणीय तापमान से ये प्रभावित होते हैं। तो इन जंतुओं में, पोइकिलोथर्मल जंतुओं में वातावरण का ताप बढ़ने के साथ ही इनकी जो उपापचय दर है बढ़ती जाती है। वातावरण का तापमान जो है कम हो जाता है तो शरीर की जो उपापचय क्रियाएं कम हो जाती हैं। इसी कारण से जो इंसेक्ट्स में अपन देखते हैं कि ये सर्दियों में निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, सारी एक्टिविटी जो है इनकी स्लो, मंद या डाइपोज अवस्था में एक तरह से आ जाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरे जो जंतु हैं जैसे होम्योथर्मल मान लीजिए, हेट्रोथर्मल मान लीजिए, इनकी भी हम बात करें तो शरीर का तापमान बढ़ता जाता है तो एक निश्चित तापमान पर उपापचय क्रियाएं शुरू होती हैं और टेम्परेचर बढ़ने के साथ में उपापचय क्रिया की रेट बढ़ती जाती है और एक लिमिट, जो टेम्परेचर की हाईएस्ट लिमिट है, सहने की जो सीमा है, वहां तक ये बढ़ती जाती हैं। उसके बाद में वापस जो है स्लो हो जाती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है जंतुओं की उपापचय यानी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं उनको प्रभावित करता है। दूसरा जो प्रभाव है जंतुओं पर टेम्परेचर का वो है प्रजनन व्यवहार पर प्रभाव। तो हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनमें जो अलग अलग ब्रीडिंग सीजन में उनमें ब्रीडिंग होती है। कुछ जंतु जैसे सर्दियों में ब्रीडिंग करते हैं, कुछ गर्मियों में करते हैं, जो है कुछ बरसाती ऋतु में ब्रीडिंग होती है। तो जो टेम्परेचर है, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, गर्मियों में ज्यादा होता है और बरसात के दिनों में मॉडरेट टाइप होता है। इस कारण से जो टेम्परेचर जो है इनके ब्रीडिंग व्यवहार को प्रभावित करता है। इस तरह का व्यवहार जो है वैज्ञानिकों ने नोट किया है। अगली हम बात करें लिंग अनुपात पर प्रभाव। विशेष तौर से इंसेक्ट्स में ऐसा देखा गया है कि इनमें अनिषेक जनन पाया जाता है और ये अनिषेक जनन जो है इस पर टेम्परेचर का प्रभाव होता है। तो टेम्परेचर के कारण जो है जंतु जो है इनमें फीमेल्स जो है वो ज्यादा जो है उत्पन्न होती हैं। इस तरह का एक स्टडी है। तो कहने का तात्पर्य कि टेम्परेचर से जंतु का जो लिंग अनुपात है वो भी प्रभावित होता है। इसी तरह से बात करें वृद्धि पर प्रभाव यानी ग्रोथ पर प्रभाव। ग्रोथ पर भी टेम्परेचर का प्रत्यक्ष प्रभाव है एक तरह से, क्योंकि जो ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएंगे। इस तरह का एग्जांपल देखा गया है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जो ही हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या दक्षिणी ध्रुव की जाएं, तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है। जो टेम्परेचर जो कम होता जाता है बॉडी का साइज भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से जो ग्रोथ है वो प्रभावित होती है टेम्परेचर से। टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जो परास सैनिक की जो परास है उसमें जो मॉडरेट पार्ट है, उसका जो मध्य का भाग है, उसमें ये अधिकतम जो है ग्रोथ करते हैं। और जो रेंज के कम या सैनिक सीमा से अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो दोनों ही केस में टेम्परेचर जो है वृद्धि के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब हम बात करेंगे रंग प्रतिरूप पर प्रभाव, यानी टेम्परेचर का जो है जंतुओं के कलर पर, जंतुओं के रंग पर भी प्रभाव पड़ता है। और ये देखा गया है कि जो गर्म क्षेत्र में जो जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है उस क्षेत्र में जो जीव रहते हैं वो उनका जो उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, उस शरीर का जो रंग है वो थोड़ा गहरा होता है। और जो शीत क्षेत्रीय जो प्रदेश हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम है वहां पर जो है उनका जो कलर है वो
हल्का मिलेगा, गहरा नहीं मिलेगा। इसी तरह से आकार के प्रभाव, आकार के प्रभाव के बारे में अभी मैंने बताया कि जंतुओं का जो आकार है वो टेम्परेचर से प्रभावित होता है। और ये देखा गया है कि जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो भालू वगैरह जो जंतु मिलते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, तुलनात्मक रूप से उनकी साइज जो है ज्यादा होती है। और जो इक्वेटर के आसपास जो है, तो विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है उस एरिया में जो जंतु है उनका आकार तुलनात्मक रूप से छोटा होता है, ऐसा स्टडी में है। साइक्लोमोर्फोसिस, ये डेफिनेट में ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर के कारण जो टेम्परेचर शरीर की जो आकृति और जो आकार है वो बदलता रहता है, तो ये क्या कहलाता है, साइक्लोमोर्फोसिस। इसी तरह से वितरण पर भी प्रभाव, ये टेम्परेचर जो है अगर कहीं ज्यादा होता है और जंतुओं की रहने के लिए अनुकूलित नहीं होता वो क्षेत्र टेम्परेचर के कारण, तो जंतु वहां से पलायन कर जाते हैं। तो इस तरह से जंतुओं के वितरण को प्रभावित करता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होना भी जंतुओं के लिए नुकसानदायक है। और अगर टेम्परेचर कम है, जो सैनिक सीमा है, न्यूनतम जो सीमा है उससे अगर कम हो जाता है, जैसे बर्फीली क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत डाउन में है, माइनस में है, तो ऐसे क्षेत्रों में जंतु जो है वहां से पलायन कर जाते हैं। और जो है जो अनुकूलित क्षेत्र है जहाँ टेम्परेचर जो है अनुकूलित होता है या 10 या 10 से अधिक डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 10 से 25-30 के आसपास मिलता है, उस क्षेत्र की ओर पलायन करके अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं या रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आज हमने एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। अगली जो वीडियो है उसमें एक नया एबायोटिक फैक्टर है उस पर अपन चर्चा